हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 9 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, हमें इंडिया को टेलीकॉम डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है। अभी क्या हुआ है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई है, जिसके अंदर क्या है, कांग्रेस का मतलब सिंपल होता है मीटिंग। इट डजेंट मीन कि यार इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो भाई यार कांग्रेस वही वाली कांग्रेस है, नहीं। कांग्रेस का मतलब होता है सिंपल एक मीटिंग, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें इंडिया को क्या बनाना है, हब बनाना है, किसमें, टेलीकॉम इक्विपमेंट में, डिज़ाइन में, डेवलपमेंट में एंड मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। आपने काफ़ी बार मैंने आपको बताया भी कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक के मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी है, ताकि हम इंडिया को हब बना सकें, ताकि हम जो उनके इम्पोर्ट्स हैं उनकी डिपेंडेंसी को क्या कर सकें, डिक्रीज़ कर सकें, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने ऐसा इसलिए बोला है कि सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस ही नहीं है कि हमें इंडिया को क्या बनाना है, हब बनाना है, नहीं। सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, जिसकी वजह से हमें इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है टेलीकॉम की इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। काफ़ी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जैसे हुआई, जेटीई, उनको बैन कर दिया है ओवर स्पाइंग एलिगेशन, मतलब कि उन पे ऐसा चार्ज लगा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, स्पाई करती हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उन्होंने इन कंपनीज़ को बैन कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, इंडिया ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर साइड है उसमें तो सेल्फ सफिशिएंट है, उसमें तो सुपर पावर बन चुकी है, लेकिन हार्डवेयर साइड में वो अभी भी अपने इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, ये आप सबको पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी लो है, टैक्सेस और रेगुलेशंस हमारी बहुत ज़्यादा रिजिड है, स्पेशली लेबर मार्केट में, और स्किल्ड मैन पावर की इंडिया के पास कमी है। क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकें? हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम कंपनीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगी हमारी इंडिया में, उनको हम कैश इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा ऑलरेडी फॉरेन एफडीआई 100% एफडीआई को परमिट किया गया है। आओ आप यहाँ पे मोबाइल हैंडसेट्स को मैन्युफैक्चर करो या उनके जो पार्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करो। इसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड कैपिटल गुड्स हैं जिनको हमने अभी भी इंपोर्ट के लिए अलाउड किया गया है, वो भी बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल बेसिक कस्टम ड्यूटी पे। इसके अलावा एक रैशनलाइज तारिफ स्ट्रक्चर है, फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल हेडसेट्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे और उनके पार्ट्स को, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट प्रोवाइड सजेशंस ऑन ई गवर्नेंस पुश, ठीक है। अगेन गाइज, ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइज, इसमें ये बताया है कि हम किस तरह से डिजिटल मीन्स, मतलब कि थ्रू योर स्मार्टफोन या थ्रू इंटरनेट, हम किस तरह से गवर्नमेंट के प्रोवाइड किए गए डिफरेंट सर्विसेज को हम किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं, और डिफरेंट लोगों को किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स का या गवर्नमेंट की सर्विसेज का बेनिफिट हम पहुंचा सकते हैं थ्रू डिजिटल मीन्स, या किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में ये सजेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सजेशंस यही है कि सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल नेशनल सोशल प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे, जो ये बताएगा कि रियल टाइम में और लोगों का रिकॉर्ड बताएगा कितने लोगों को एक्चुअल में बेनिफिट होएगा थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज। इससे क्या होएगा, हम एक होलिस्टिक असेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, बेस्ड ऑन फैमिली इंडिविजुअल रियल टाइम सजेशन। एट प्रेजेंट ऐसी इंफॉर्मेशन सोशियो इकोनॉमिकल का सेंसस के डाटा के द्वारा कलेक्ट की जाती है, जो कि 10 साल में एक बार होता है, ये आप सबको पता होगा। इससे क्या आएगा, जो एरर होती है वो मिनिमाइज हो जाएगी, जिसके अंदर हमें ये देखते हैं कि कितने बेनिफिशरीज इस पर्टिकुलर बेनिफिट ले पा रहे हैं, कितने इंक्लूड है, कितने एक्सक्लूड है, और ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी इंश्योर करेगा। इसके अलावा क्या है, इसमें एक फीचर है ऑफ नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ एंटाइटलमेंट्स, मतलब कि राइट्स आपका। इसमें हम क्या करेंगे, मल्टी डायमेंशनल, सिक्योर, रियल टाइम, जियोटैग, रोबस्ट और असेसिबल यूनिफाइड डाटा सिस्टम को क्रिएट कर पाएंगे, ताकि सिटीजन जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सके। डिफरेंट लेवल मतलब कि सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे है, तो हर एक लेवल के ऑफ गवर्नमेंट के साथ क्या कर सके, जो एक आम आदमी है वो इंटरेक्ट कर सके। हर एक जो गवर्नमेंट ऑफिस है अप टू ग्राम पंचायत लेवल, उन्हें एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि हम उन्हें एक लोकेशन न्यूट्रल बना सकें, ताकि वो ईजिली क्या कर सके, सिटीजन सर्विसेज असेस कर सके, ठीक है।
इसके अलावा क्या है, इंटरनेट का अफोर्डेबल एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर गोइंग एंटायरली टुवर्ड डिजिटल सर्विसेज। यही है कि इसमें हम जो भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं जो स्पेशली सिटीजन्स के लिए बनाए गए हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट से लेके ड्राइविंग लाइसेंस तक लेके, वो सब हम सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर देंगे, वो भी सिंगल होके नाइट। ठीक है, मतलब सिंपल है, जैसे आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे हर एक सर्विसेज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑर्गेनोक्लोराइंस में बी बिहाइंड द इलरू आंध्र प्रदेश मिस्ट्री इलनेस। देखो गाइस, अभी क्या ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 हेल्थ सेक्शन में कवर होगी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर। देखो गाइस, अभी क्या है, आंध्र प्रदेश में इल्लुरी एक मतलब कि डिजीज़ है। इसके अंदर मेनली क्या होता है, मिस्ट्री इलनेस इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसका समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कोज क्या है, मतलब किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देखो, ऑर्गेनोक्लोरिन्स, पहली बात होता क्या है, देखो ऑर्गेनोक्लोरिन्स होते हैं एक क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स हैं जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का एक पार्ट है। ठीक है, देखो गाइस, आपको पता है ये मेनली हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइक ये पेस्टिसाइड्स की वजह से क्या है, आपकी बॉडी में जा सकते हैं। ठीक है, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया जो ऑर्गेनोक्लोरिन्स है, मतलब कि एक तरह से ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ही हैं। ठीक है, वो रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ फैल रही है, जिसने ऑलरेडी 450 पेशेंट्स को इम्पैक्ट किया है, और उसकी वजह से लोगों में क्या क्या हो रहा है, जैसे सीजर मतलब दौरे आना, नोजिया, डिजीनेस, हेडेक्स, ये सब उन लोगों में इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनोक्लोरिन्स की वजह से क्या है, आपका जो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, दो ऑर्गेनोक्लोरिन्स होते हैं, इसको आप पेस्टिसाइड्स में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात ये रिलेटिवली चीपर होते हैं और इनको पेस्टिसाइड बनाने में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 40% पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनोक्लोरिन से ही बनाया जाता है। जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखो सबसे पहले कि लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट, मतलब कि बहुत दूर तक ये ट्रैवल कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं, बायोमैग्नीफाई और बायोक्यूमुलेट होते हैं इकोसिस्टम में। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में जाते हैं तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और काफ़ी लंबे समय तक आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। ठीक है, मोस्ट जो कॉमनली परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है DDT हो गया, या जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए। इसके अलावा POP कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन आप सबको पता होगा, इसके अंदर यही है कि हमें जो POPs हैं, जो मेन जो POPs जो ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट करते हैं, उनकी कमर्शियल यूज़ को क्या किया हुआ है, एंड किया हुआ है, या फिर एनवायरनमेंट में जो इनके एमिशंस उसको किस तरह हम रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टॉकहोम कन्वेंशन है। कुछ और ऑर्गेनोक्लोरिन्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द कन्वेंशन आर DDT, डाइल्ड्रिन और द हेप्टाक्लोर। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने ऑलरेडी रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रूल्स को नोटिफाई किया हुआ है, जिसके अंडर प्रोविज़न ऑफ EPA 1986, जिसके अंदर ऑलरेडी 7 केमिकल्स को बैन किया गया है, विच आर लिस्टेड एज POP अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन। नेक्स्ट न्यूज़ है, 36 चार्टर डे एनिवर्सरी बनाई गई है किसकी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज़ द SARS। ये न्यूज़ जो है GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। SARS काफ़ी बार आपने डिस्कस किया है। SARS क्या है, देखो SARS जो कंट्रीज है जिसके अंदर 8 कंट्री है। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, फिर एक तरह का देखा जाए जो SARS है वो ऑलरेडी डेड बॉडी बन चुकी है, क्योंकि अभी क्या है, जो SARS की जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 2014 में हुई थी। उसके अलावा उसके बाद कोई भी मीटिंग नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन है वो बहुत इंक्रीज़ हुई, क्योंकि जब से 2016 में उरी अटैक्स हुए उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गए, जिसकी वजह से उसके बाद कोई भी मीटिंग हो नहीं पाई। ठीक है, अभी क्या है, इसके ओकेज़न पे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि SARS अभी को हमें फुली इफेक्टिव तभी हो सकता है अगर उसमें टेरर और वायलेंस ना हो। ठीक है, चैलेंजेस क्या फेस किए जा रहे हैं, सबसे पहले क्या, जो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2006 में वो ऑलरेडी फोर्स में आ गया था, लेकिन अभी तक किसी ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। इसके अलावा क्या है, पाकिस्तान कभी भी नॉन कोऑपरेट नहीं करता है, जिसकी वजह से SARS के अंदर काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं। जैसे SARS का एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट शुरू हुआ था, लेकिन फिर उसको पाकिस्तान के नॉन कोऑपरेशन की वजह से इसको हमने BBI से रिप्लेस करना पड़ा, दैट इज़ द बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ये हमने पढ़ा था PT 365 में। SARS के पास कोई अरेंजमेंट नहीं है कि जिसमें वो डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सके बिटवीन द
डिफरेंट कंट्रीज़। अभी हमें रिवाइव करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी क्लोजली टाइड है, मतलब कि एक जैसा कल्चर है, सिमिलर ट्रेडिशन है, और दोनों एक जैसे इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, एनर्जी शॉर्टेज हो गया, हाइड्रोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज, इन सब कुछ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साउथ एशिया कंट्रीज़ में जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो 5% से भी कम है। अगर इसी में अगर हम यूरोपियन यूनियन देखें, वहाँ पे जो ट्रेड है वो नियर अबाउट 670% है, ठीक है। तो इसलिए जो साउथ एशिया वो लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है हमारे वर्ल्ड में। सार्स एक सेंट्रल पिलर है फॉर इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। सो गाइज आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। अभी क्या है, जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर और ओरछा है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड किया गया है। ये जो गाइज जो न्यूज़ है हमारी जीएस पर कल्चर में कवर होगा, आर्ट एंड कल्चर में। देखो गाइज, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो 3 तरह की होती हैं। एक कल्चरल साइट्स होती हैं, एक नेचुरल साइट्स होती हैं, एक मिक्स साइट्स होती हैं, ठीक है। तो गाइज ये 30 साइट्स हैं, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। एक मिक्स साइट है, ये आपको पता होना चाहिए, कंचनजुआ नेशनल पार्क है। लास्ट डेट जयपुर हमारा 38th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, ठीक है, जो कि कल्चर में आया था। नेचुरल साइट 7 हैं, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है गाइस। अब हम पढ़ते हैं, जो दोनों साइट्स हैं इनको इंक्लूड किया गया है अंडर द यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। इससे पहले इंडिया की ऑलरेडी 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप का मतलब ये है कि हमें सिर्फ वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट ही नहीं प्रिजर्व करना है, बल्कि हमें एंटायर ह्यूमन एनवायरनमेंट पे फोकस करना है, साथ में उनके टेंगिबल और इनटेंगिबल क्वालिटीज़ को हमें क्या करना है, फोकस करना है। टेंगिबल मतलब जो आप देख सकते हैं, जैसे वहाँ का कोई भी मॉन्यूमेंट हो गया। इनटेंगिबल मतलब कि कोई कल्चर हो गया, जैसे आपका कोई फेस्टिवल हो गया, उन सबको हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इसका फोकस है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकें इन प्रिजर्वेशन एफर्ट्स, अवेयरनेस के लेवल को बढ़ा सकें, इनोवेशन स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकें। ग्वालियर जो है वो 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था और गुर्जर प्रतिहार के द्वारा भी रूल किया गया है। राजवंश, तोमर, बागल, कछुआ, सिंधियास, इन सब के द्वारा से रूल किया गया है। ग्वालियर सिटी को इसलिए जाना जाता है उसके पैलेसेस, टेम्पल्स की वजह से, इंक्लूडिंग सास बहू का मंदिर टेम्पल। बाकी जो ओरछा है वो बुंदेलखंड रीजन में लोकेटेड है और 16th सेंचुरी में कैपिटल होती थी बुंदेला डायनेस्टी की, ये आपको पता होना चाहिए। ओरछा सिटी के जो फेमस स्पोर्ट्स हैं वो है जहांगीर महल, रामराज टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल। इसके अलावा क्या है, अगर हम इन दोनों सिटीज़ को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड होने के बाद इनको क्या इनको बेनिफिट होगा। सबसे पहले जो भी हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स हैं उनको केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, ताकि जो भी इस पर जो आर्ट है वो और ज़्यादा विजिबल हो सके। इसके अलावा यूनेस्को खुद सजेस्ट करेगा कि क्या बेस्ट मेजर्स, क्या बेस्ट रिसोर्सेज वो ले सकते हैं, ताकि इन प्लेसेस को और अच्छे वे में हम डेवलप करें, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। अभी क्या, पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। देखो गाइज ये है क्या, पहली बात देखो, पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट एक इंटर गवर्नमेंट एलियंस है 727 डेवलपिंग कंट्रीज़ का। इसे हमने इसलिए क्रिएट किया था ताकि जो साउथ टू साउथ जो कोलैबोरेशन है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। किस फील्ड में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट में। इसको हमने 1994 में क्रिएट किया गया था एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट कायरो में, ठीक है। रिसेंटली क्या, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एड्रेस किया है इस इंटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में बाय पीपीडी। न्यू पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020 ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, पहले भी हमने ये पढ़ा है। रिकमेंड यही है कि 1st से 10th क्लास तक के बच्चों का जो वेट होता है, उनका जो बॉडी वेट होता है, उसके 10% ही आपका स्कूल बैग का वेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्री प्राइमरी में कोई भी बैग नहीं होना चाहिए। जो वेट है बैग का उसको रेगुलर बेसिस में स्कूल्स में मॉनिटर किया जाना चाहिए। ये भी बताया है जो मैक्सिमम जो होमवर्क टाइम होना चाहिए वो डिफरेंट क्लासेस का वो सजेस्ट किया जाएगा। एडिक्वेट अच्छी क्वालिटी का मिड डे मील प्रोवाइड किया जाएगा। पोर्टेबल वाटर हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, सो दैट बच्चों को अपने साथ लंच और वाटर बॉटल्स कैरी ना करना पड़े। हर एक टेक्स्ट बुक का जो वेट है, जो भी टेक्स्ट बुक जो भी पब्लिशर पब्लिश करता है उसको मेंशन करना पड़ेगा उस बुक पे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है विश्वास योजना, दैट इज़ द वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता। तो ये पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की स्कीम है, ताकि हम क्या कर सकें, जो ओबीसीज और जो शेड्यूल कास्ट के जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो इंडिविजुअल्स हैं, हम उनको फाइनेंशियली एम्पावर कर सकें। और अब हम उनको कैसे एम्पावर कर सकेंगे, ताकि अब उनको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, मतलब कि वही जो चीज़ आपको 8% इंटरेस्ट पे मिल रही है उनको हम कम इंटरेस्ट पे देंगे, मतलब कि 5% कम इंटरेस्ट पे दे देंगे, 3% इंटरेस्ट पे देंगे। ठीक है, इस स्कीम से ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बेनिफिट कर सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं 4 लाख तक के। ठीक है, और जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के जो इंडिविजुअल है, पर्टिकुलर एक बंदा 2 लाख तक का लोन ले सकता है, और उनसे उनको इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा, मतलब 5% का इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा साथ के साथ। ठीक है, स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20, देखो गाइस ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो गाइस इसमें ये बताया कि जो स्मगलिंग होती है, इलीगल जो आपका ट्रेडिंग होती है गोल्ड, फॉरेन करेंसी में, नारकोटिक ड्रग्स में, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल फ्रूट्स में। ठीक है, फाइंड ये किया कि इंडिया में जो 120 टन जो गोल्ड है, मतलब कि 15 से 17% जो हमारा गोल्ड है वो इंडिया में स्मगल्ड होता है गलत तरीके से। इंडिया 4th लार्जेस्ट इलीगल सिगरेट मार्केट है वर्ल्ड में, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है वो ऑलरेडी 837 इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को अरेस्ट कर चुका है। इकोनॉमिक ऑफेंडर जैसे नीरव मोदी जैसे लोग हो गए। ठीक है, ऑलरेडी जो कस्टम ड्यूटी एवेजन, मतलब कि जैसे जो आपके इंपोर्ट्स पे जो ड्यूटी लगती है उसको आप क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, वो उसकी वजह से जो आप पैसा चोरी कर रहे हो वो नियर अबाउट 2183 करोड़ है। ठीक है, सोशल कॉमर्स क्या, देखो एक तो ई कॉमर्स साइट्स हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप क्या करते हो उनकी साइट पे जाते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो और आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाता है। सोशल कॉमर्स में क्या होता है, सिंपल क्या है, आपने कोई भी अगर वेबसाइट खोली हुई है, मतलब कि आपको उनके स्टोर पे नहीं जाना पड़ेगा, जो भी आपने वेबसाइट खोली है वहाँ से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने फेसबुक खोली है तो फेसबुक से आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, इंस्टाग्राम चलाया वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं, सोशल कॉमर्स। ठीक है, सोशल कॉमर्स एक प्रोडक्ट्स का क्या है, सेल करना है डायरेक्टली सोशल मीडिया पर। ठीक है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से डिफरेंस है, क्योंकि ये आपको देखो क्या है, ई कॉमर्स में क्या होता है, पहले ऑनलाइन स्टोर पे आपको जाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है, आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो जो भी आप उस मोमेंट पे क्या कर रहे हो, जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सोशल कॉमर्स इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 5 साल में 16 to 20 बिलियन डॉलर टच हो जाएगा, जो अभी कितना है 1.5 to 2 बिलियन डॉलर। ठीक है, एज पर रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, बाय बेन एंड को एंड सिक्यूशा इंडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है मोलनूपिराविर, तो गाइस एक तरह का ड्रग है कोविड-19 का। ठीक है, तो अभी क्या जो CSIR है हमारा, दैट इज़ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो डिस्कशन करिए कि किस तरह से ये जो न्यू ओरल ड्रग है, मतलब कि ओरल ड्रग क्या है, जो सिंपल आप अपना पानी पी के ले लेते हो। ठीक है, किस तरह से इसके जो क्लिनिकल ट्रायल है उसको शुरू किया जाए। देखो इसका डेवलपमेंट ऐसा है कि अभी USA में स्टडी किया गया है, इस ड्रग का डेवलपमेंट से क्या होएगा, जो कोविड वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है दूसरे बंदे में वो सप्रेस हो जाएगा, मतलब कि वो ट्रांसमिट नहीं होगा, सिंपल बात ही है। ठीक है, न्यू कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनको ऐड किया गया है पेरिस ओलंपिक गेम 2024 में। कौन कौन सी है, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेक डांसिंग। इनको एडिशनल स्पोर्ट्स प्रपोज किया गया है बाय पेरिस 2024 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा। हाँ मैम, बोर्डिंग और जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग है ये नेक्स्ट ईयर टोक्यो गेम्स का भी पार्ट होगी। अब हमने जो कुछ गेम्स ऐड किया है उसका एम यही है ताकि हम गेम्स को और ज़्यादा जेंडर बैलेंस बना सकें और यूथफुल बना सकें और ज़्यादा अर्बन बना सकें। इसमें यह है कि हम स्पोर्ट्स प्रोग्राम को ज़्यादा रिफ्रेश बना सकें, ताकि स्पॉन्सर जो ब्रॉडकास्टर है, जो यंगर फैंस हैं उनको लिए रेलिवेंट रह सके। माउंट एवरेस्ट आप सबको पता ही है, माउंट एवरेस्ट हमारी पीक का, नेपाल और चाइना ने अभी ज्वाइंटली सर्टिफाई किया है माउंट एवरेस्ट। देखो 1954 में जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट थी उससे 86 सेंटीमीटर और हाइट क्या है, बड़ी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट राइज है होता है फ्रॉम बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना, ये आपको पता ही होगा। 50 से 60 मिलियन ईयर्स एगो माउंट एवरेस्ट आया था, यंग माउंटेन्स में है ये माना जाता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से माउंट एवरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक नॉलेज है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।